हेलो बेटा, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं हमारी टारगेट सीरीज जिसका नाम है ETC। जैसा कि आपकी स्लाइड पे विजिबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स एक्सप्लेन द स्लाइड। तो ये शख्स कौन है? ये मैं हूं। आपको इसके साथ लेना देना नहीं है। ये मेरा नाम है, इसके साथ भी आपको लेना देना नहीं है बेटा। आपको जिस चीज के साथ देना देना है वो है ETC। जैसा कि हमारे एडिटर साहब ने इसको बड़े ही खूबसूरत अंदाज से आग लगाई है। एंड वी आर राइट नाउ इन द फिजिक्स लेक्चर नंबर 1 और चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1। As you know that electrostatics has two chapters, part 1 and part 2. Part 1 में हम डील करते हैं फोर्सेस एंड फील्ड्स के साथ और पार्ट 2 में हम डील करते हैं पोटेंशियल और कैपेसिटर्स के साथ। ठीक है बेटा, लेट्स गो टू आवर स्लाइड नंबर 2। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 हम कैसे करने जा रहे हैं? ठीक है बेटा, तो मैं आपको थोड़ा सा चैप्टर ब्रेकडाउन करने जा रहा हूं। यहां पे जो हमारे टोटल मार्क्स है बोर्ड में जो पूछेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 से, दैट विल बी 9 मार्क्स। और हम अपने वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं इस पूरे चैप्टर को इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप 5 क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप 5 क्वेश्चंस होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 4 क्वेश्चंस होंगे बेटा। क्योंकि आपको पता है कि 9 मार्क्स है, तो अगर चैप्टर के 9 मार्क्स है तो जाहिर सी बात है यहां से एक लॉन्ग आंसर टाइप आएगा और शॉर्ट आंसर टाइप आ सकता है, इवन इंक्लूडिंग अ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप एक क्वेश्चन। तो एज इट इज क्लियर कि हम सारे पार्ट्स को टारगेट कर रहे हैं। यहां हम लॉन्ग आंसर सेक्शन भी टारगेट कर रहे हैं, शॉर्ट भी और वेरी शॉर्ट भी। ठीक है बेटा, ताकि आपका स्कोर तगड़ा रहे बोर्ड एग्जाम में। ठीक बेटा, तो वी आर हियर with the question number 1, long answer type questions. The question is state and explain Coulomb's law. Coulomb's law क्या है ये जरा आप बताइए और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। This will be asked as a 5 mark question. Okay बेटा, तो let us start. तो बेटा सबसे पहले हम एक डायग्राम यहां पे एक्सप्लेन करेंगे Coulomb's law के रिलेटेड। Coulomb's law is applicable to 2 point charges. मैं यहां पे बना रहा हूं एक पॉइंट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड है Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड है Q2। तो पहली बात यह है कि Q1 एंड Q2 ये चार्जेस के नाम नहीं है बेटा। Q1 is the magnitude of charge Q1 is the magnitude of charge 1 and Q2 is the magnitude of the other charge. Okay? तो हम मान के चलेंगे Q1 और Q2 के बीच की जो दूरी है, obviously that distance is, let us suppose, R। ठीक बेटा, हम सबको पता है कि दो चार्जेस को जब हम किसी दूरी पे रखते हैं, ये दो चार्जेस आपस में या तो अट्रैक्ट करते हैं या तो रिपेल करते हैं। सबको पता है। रिपेल कब करेंगे जिगर? जब दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। सही बात है। और अट्रैक्ट कब करेंगे बेटा? अगर एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक बेटा, सो लेट अस ड्रॉ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हम मान के चलेंगे Q1 ने जो Q2 पे फोर्स लगाया वो हम इस एरो से बनाएंगे बेटा, और इस एरो का नाम रखेंगे F21। So what is this F21 arrow? This represents the force created on Q2 because of Q1. Clear? एक और फोर्स भी बनाना पड़ेगा जिगर। ये है एक और एरो। इस एरो का हम नाम रखेंगे जिगर F12 vector. What does F12 vector represent? It represents the force created on Q1 because of Q2. ठीक? अच्छा, तो हम मान के चलेंगे यहां पे, ध्यान से देखो, लेट मॉड ऑफ F12 वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ F21 वेक्टर इज इक्वल टू F। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। मैं मान के चल रहा हूं कि दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो F है, बिकॉज Coulomb's law in its pure form tells us the magnitude of the force between the two charges। कि दो चार्जेस अगर एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं वो कितना लगा रहे हैं, उसी को मैंने रिप्रेजेंट किया मॉड ऑफ F से। सही बात है। तो ये एक छोटा सा डायग्राम है जिसको आप पहले बनाओगे बाद में। नाउ व्हाट इज कूलम्स लॉ?
ध्यान से देखो बेटा, ये डब्बा ध्यान से देखो। कूलम्स लॉ कहता है भाई साहब, जो ये दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ये थोड़ा सा हम समझते हैं। मतलब ये, जितना ये चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, Q1 का, Q2 का या दोनों का, उतना दोनों के बीच का जो फोर्स है वो भी ज्यादा होगा। सही बात है। तो मतलब जितना ये प्रोडक्ट ज्यादा होगा जिगर, उतना इन दो के बीच का फोर्स भी जो है वो ज्यादा होगा। सो इफ यू इंक्रीज Q1 और Q2 or both, the force between the two charges is going to increase proportionately. Proportionately मतलब अगर ये प्रोडक्ट डबल हुआ, फोर्स भी डबल होगा, प्रोडक्ट ट्रिपल हुआ, फोर्स भी ट्रिपल हुआ। सही बात है। उसके बाद कूलम भाई साहब ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर एक और डिपेंडेंस भी निकाल के लाया। क्या बोलता है कि भैया, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू। मतलब ये, जितना आप दो चार्जेस के बीच की दूरी बढ़ाओगे, फोर्स कम होगा, जितना दूरी को कम करोगे, फोर्स ज्यादा होगा। इसका मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन Q1 and Q2 डिपेंड्स अपॉन number 1 the product of the charges and number 2 the square of the distance between the two charges. okay, तो यहां पर यही दो चीजें असल में कूलम्स लॉ कहलाती है। this dependence we call as the Coulomb's law. क्लियर? अगर अब हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें, तो कंबाइन करने के बाद हमें क्या मिलेगा? मॉड ऑफ 1 और 2 को बेटा कंबाइन करना पड़ेगा और हम लिखेंगे F is proportional to, शाबाश, mod of Q1 Q2 and it's inversely proportional to R square. ठीक बेटा? तो इस स्लाइड में मैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने जा रहा हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 इज दैट जो ये पॉइंट चार्जेस हैं, द पॉइंट चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। पॉइंट चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तब आप कूलम्स लॉ लगा सकते हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहां पे ऐड करने जा रहा हूं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, ये बाद में जब आप नोट पढ़ोगे उससे काम आएगा बेटा। उसमें जो फोर्स है या कूलम्स लॉ है, इट इज एन इनवर्स स्क्वायर लॉ। व्हाई डू यू से इट्स एन इनवर्स स्क्वायर लॉ? क्योंकि आप यहां पे देख रहे होंगे कि जो फोर्स है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जस्ट लाइक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कूलम्स लॉ में एक बहुत अच्छी सिमिलैरिटी है बेटा, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉज हैं। अच्छा, फिलहाल के लिए कूलम्स लॉ में इतना काफी है। ठीक, तो हम इक्वेशन नंबर 3 पे पहुंचे। नाउ लॉ को बेटा आगे बढ़ाते हुए मुझे क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। अभी मुझे प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके क्या लगाना पड़ेगा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। बहुत बढ़िया, वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का नाम के है। सही बात है। सो के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, देन मॉड ऑफ Q1 Q2, देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये के क्या है? के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और जैसा कि आप सबको पता होता है कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसका एक वैल्यू होता है जिसको हम एक्सपेरिमेंटली देखना पड़ता है। ठीक, तो कूलम भाई साहब ने देखा कि एक्सपेरिमेंटली ये जो के का वैल्यू होता है, ये होता है जिगर वैक्यूम के लिए। वैक्यूम के लिए ये होता है 9 × 10⁻⁹, और इसका जो यूनिट है बेटा, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये ख्याल रखोगे आप। किस चीज के लिए है बेटा? K इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इट इज फॉर वैक्यूम। अच्छा, तो आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये बताता चलूं कि ये जो K है,
इसको कई किताबों में इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट लिखा गया है, कई किताबों में इसको कूलम्स कांस्टेंट लिखा गया है, लेकिन हमारे लिए इट इज जस्ट अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और अगर 2 पॉइंट चार्जेस रेस्ट पे हैं और वैक्यूम में है, तब ये k का वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। बहुत बढ़िया, इसमें क्या बुरी बात है। लेटर फॉर सम रीजंस लेटर ऑन इस k को ऐसे लिखा गया। लेटर ऑन दिस k was written as 1/4πε0, obviously for vacuum। तो वैक्यूम में k को फर्दर ब्रेक डाउन करके बाद में इन्होंने बोला कि भैया k 1/4πε0 होता है। ये एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और इसका जो वैल्यू होता है दैट इज 8.85 × 10⁻⁻12, और इसके जो यूनिट्स रहते हैं दे आर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सही बात है। अच्छा, तो ओवरऑल जब अब हम कूलम्स लॉ देखेंगे, ओवरऑल किसके लिए जिगर? 2 पॉइंट चार्जेस जो वैक्यूम में है, ओवरऑल 2 पॉइंट चार्जेस जो वैक्यूम में है, उनके बीच का फोर्स जब हम फाइनली लिखेंगे बेटा, वो किसके बराबर लिखेंगे हम? इट इज 1/4πε0 mod of Q1 Q2 divided by mod of R का स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन फॉर कूलम्स लॉ। सही बात है बेटा, बस हो गया। So you have beautifully earned the 5 marks। करना कुछ भी नहीं है, बस इतना ही लिखना है। सही बात है जिगर। अच्छा, now there are some important points जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जिगर। There are some important points जो आपको जरूरी अपने आंसर में मेंशन करना है। पॉइंट नंबर 1, जो कूलम्स फोर्स होता है इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन joining the centers of the charges। पॉइंट नंबर 1, ये आपको नोट करना है कि जो कूलम्स फोर्स होता है ये हमेशा acts along the line which is joining the centers of the two charges। नंबर 2, Coulomb's force is a strong force compared to the gravitational force। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, the Coulomb's force between 2 point charges is conservative in nature। ये 3 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, सो दैट आपको थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स मिले। ठीक, सो दिस फिनिशेस आवर कूलम्स लॉ। ओके, दिस फिनिशेस आवर कूलम्स लॉ along with some important points। सही बात है। तो आगे बढ़ते हैं जिगर। नाउ वी हैव वन मोर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ जो आपसे पूछा जाएगा। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये अलग से 5 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं। ध्यान से देखना जिगर मेरा। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म अलग से 5 नंबर का सवाल पूछेंगे। तो जल्दी जल्दी से हम एक डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले बेटा डायग्राम पे ख्याल रखोगे आप। We will make 2 point charges। Let us suppose this is a point charge, it is Q1 and this is one more point charge, this is Q2। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो R है, और हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे बिकॉज वी हैव टू राइट डाउन द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस एंड ऑब्वियसली देयर इज अ z एक्सिस जो मैं नहीं बना रहा हूँ। Q1 का पोजीशन वेक्टर हम मान के चलेंगे कितना है बेटा, R1 वेक्टर। Q2 का पोजीशन वेक्टर हम मान के चलेंगे कितना है जिगर, R2 वेक्टर। एंड व्हाट डज दिस लाइन रिप्रेजेंट? शाबाश, तीर किस में घुस रहा है? Q2 में। जिसमें तीर घुस रहा है उसी का पोजीशन वेक्टर लिखना है बेटा। तो ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है R21 वेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय R21 वेक्टर? पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ओके, तो जल्दी जल्दी से 2 फोर्सेस बनाएंगे। शाबाश। Q2 पे फोर्स क्या लग रहा है? सारे बोलेंगे बेटा F21 वेक्टर। बहुत बढ़िया। Q1 पे फोर्स क्या लग रहा है? सारे बोलेंगे बेटा F12 वेक्टर। बहुत बढ़िया। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या है? नाउ वी हैव टू राइट द फोर्सेस। दोनों चीजें अब हमें लिखनी है, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी। अगर आपको याद होगा इससे पहले आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा, अब आप मैग्नीट्यूड भी लिख रहे हो, डायरेक्शन भी लिख रहे हो। ठीक है बेटा, तो लेट्स टारगेट F21 फर्स्ट। ठीक, F21 वेक्टर
इज इक्वल टू, जरा मैग्नीट्यूड बताओ। अगर वैक्यूम है तो हम लिखेंगे K, फिर हम लिखेंगे मॉड ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R21 का स्क्वायर, वाई R21 का स्क्वायर, क्योंकि आप लोगों को पता है बेटा Q1 और Q2 के बीच की दूरी R21 मानी ना, तो इसी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सही बात है। दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अब डायरेक्शन क्या है बेटा, आप देख रहे होंगे F21 का डायरेक्शन है सेम एज दैट ऑफ R21 वेक्टर। जिस डायरेक्शन में R21 वेक्टर जा रहा है उसी डायरेक्शन में F21 वेक्टर भी है, तो हम यहां पे डायरेक्शन ऐड करेंगे सेम एज दैट ऑफ R21, मगर मुझे यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप सबको पता है बेटा एक वेक्टर को कौन डायरेक्शन देता है, यूनिट वेक्टर। सही बात। अच्छा, यह है हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बेटा मेरा, ध्यान से देखो, शाबाश। हम लिख सकते हैं जिगर F21 वेक्टर इज इक्वल टू K मॉड ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R21 का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वी विल राइट R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R21। क्यों? क्योंकि आपको पता है यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो फाइनली जो एक्सप्रेशन हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहां पे लिखते हैं हम, स्पेस थोड़ी सी कम है फिर भी लिखते हैं बेटा, F21 वेक्टर इज इक्वल टू K मॉड ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अभी R21 स्क्वायर इंटू R21, इट विल बी R21 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय R21 वेक्टर। शाबाश। तो यहां से आपने क्या सीखा, अगर आप यहां यूनिट वेक्टर डाल रहे हो तो नीचे डिस्टेंस में स्क्वायर लिखना है, अगर आप यहां वेक्टर डाल रहे हो तो बेटा नीचे डिस्टेंस में क्यूब लिखना पड़ेगा। इसका ख्याल रखोगे आप। सही बात है। तो इन वेक्टर फॉर्म वी हैव सक्सेसफुली रोट डाउन द फोर्स ऑन Q2 बिकॉज ऑफ Q1। सिमिलरली इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिलहाल। सिमिलरली वी कैन राइट फॉर F12 वेक्टर क्या है। ठीक बेटा, ओके। जरा इसको हम थोड़ा सा मैं हटा दूं, यहां से थोड़ा सा मैं इसको हटा दूं, फिर हम लिख सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा मसला हो जाएगा जिगर। आ रहा है वहां पर, ओके। जस्ट गिव मी अ मिनट जिगर मेरा, यू कैन फास्ट फॉरवर्ड। अच्छा जी, हटाते हैं इसको, हटाते हैं। हाँ, हट गया बेटा, हट गया, चलो थैंक गॉड, हट गया बेटा, हट गया। हटाओ ये इक्वेशंस, अरे हट जा भाई, हट जा, अब तेरा काम हो गया भाई, हट जा, तू भी हट जा भाई। चलो यार अभी जरा F12 वेक्टर लिखते हैं। ठीक, कोई बात नहीं, फोकस करेंगे, फोकस। F12 वेक्टर इज इक्वल टू के, मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं भैया, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R21 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं बेटा, दिमाग में रखोगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस एंड माइनस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन। अब देखो बेटा, F12 का डायरेक्शन जब देख रहे हो तो R21 का उल्टा है ना यार, क्या है यार, इतना बड़ा मसला है यार, क्या है F12 R21 का उल्टा है, इसमें क्या परेशानी वाली बात है बेटा। हाँ, उल्टा वेक्टोरियली चीजों को उल्टा कैसे करते हैं, माइनस साइन से। तो बहुत बढ़िया, आई विल इंट्रोड्यूस अ नेगेटिव साइन हियर एंड देन आई विल राइट R21 कैप। ये क्यों लिखना पड़ा माइनस R21 कैप, माइनस का मतलब बेटा R21 का उल्टा है। तो फिजिक्स में डायरेक्शन जब उल्टा होता है तो वेक्टर को उल्टा करोगे क्या, ना, वेक्टर इक्वेशन में माइनस डाल दोगे। सही बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, हाँ, मॉड ऑफ R21 का स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में डाल दो तो क्या लिखोगे, R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R21। सही बात, माइनस का मतलब उल्टा,
क्या बात, क्या बात, क्या बात। फाइनल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के मॉड ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R21 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई R21 वेक्टर। क्या बात है भैया, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हो गया खत्म। अच्छा, अगर खत्म हो गया ना, तो फिर आपने देखा होगा F12 वेक्टर और F21 वेक्टर में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही आया, सिर्फ डायरेक्शन उल्टा आया। ठीक, तो इसी चीज को हम कैसे लिखते हैं? इसी चीज को हम, किस चीज को भाई, किस चीज को, किस चीज को भाई? इसी चीज को, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जितना F12 है उतना F21 है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन उल्टा है। इसी चीज को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? इसी चीज को हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं भैया, F12 वेक्टर इज इक्वल टू F21 वेक्टर। ना, मैंने नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन को नहीं छोड़ना है बेटा, नेगेटिव साइन को नहीं छोड़ना है। नेगेटिव का मतलब, हाँ, दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर बराबर है, लेकिन नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है ना? तो मतलब जो Q1 ने Q2 पे जितना फोर्स लगाया, Q2 ने भी Q1 पे उतना ही फोर्स लगाया, सिर्फ डायरेक्शन उल्टा है ना? तो ये तो न्यूटन्स थर्ड लॉ हो गया। टू एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट नेगेटिव साइन, अपोजिट रिएक्शन हो गया। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब मुझे वीडियो चेक करना पड़ेगा बेटा, वीडियो है कि गया है अच्छा है। इसका मतलब कूलम्स लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी पे लिखा है, इट इज एग्रीइंग विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रूव दैट कूलम्स लॉ इज इन एग्रीमेंट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इसका मतलब है कि इट विल बी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। So we have successfully completed 2 long answer type questions. Now there will be third question, number third, electric dipole and its field. Okay, चल भैया देखते हैं what is electric dipole. What is electric dipole? अच्छा जी, देखो ना यार, देखो ना, इधर देखो, इधर देख बेटा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? डायग्राम में बनाऊंगा, इधर देखना। देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, लेट अस सपोज एक चार्ज है प्लस Q और दूसरा चार्ज है माइनस Q। जितना ये है उतना ये है, मगर साइन उल्टा है, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। सो इट इज अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, वन पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव, बट बोथ मस्ट बी इक्वल and they must be separated by some very small distance. Q1 और Q2 के बीच में, दो चार्जेस के बीच में थोड़ी सी दूरी भी होनी चाहिए, और हम ये दूरी मानते हैं जिगर 2a। 2a क्यों मानते हैं? इससे आगे जाके मैथ थोड़ा सा इजी हो जाता है ना? इनके बीच का फोर्स नहीं निकालना है, वी आर इन द डाइपोल पार्ट। ओके, सो इफ the examiner asks you what is an electric dipole, आप बोलोगे सर an electric dipole consists of two equal and opposite charges separated by some distance. Clear? Okay, दो चार्जेस और दोनों चार्जेस के बीच में थोड़ी सी दूरी comprises of an electric dipole. तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको हम मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल बोलते हैं, जिसको हम पॉइंट O से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मींस O से लेके माइनस Q तक A होगा, O से लेके प्लस Q तक भी A ही होगा, ताकि टोटल डिस्टेंस कितनी बने जिगर 2a। ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हो गई कहानी खत्म। अब दूसरी प्रॉपर्टी एक है, डाइपोल की प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मूवमेंट नहीं जिगर, मूवमेंट नहीं बोलने का भाई, डाइपोल मोमेंट बोलने का। सही बात। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द डाइपोल। डाइपोल का एक फिजिकल प्रॉपर्टी, द फिजिकल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जब मैंने बोला फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो मतलब इसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिखूं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट
ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ द चार्ज, दोनों चार्जेस में से एक का मैग्नीट्यूड डाल दो, मॉड ऑफ क्यू, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, जो हमने कितना माना? 2a. दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ओके, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक डाइपोल whose magnitude is given by the product of the magnitude of either of the charge and distance between the charges, which we kept as 2a. क्या बात है? अब अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने डाइपोल मोमेंट के ऊपर वेक्टर साइन डाला, तो मतलब ये एक वेक्टर है. वेक्टर है तो इसका जो डायरेक्शन है वो क्या होता है? What is the direction of electric dipole moment? The direction of electric dipole moment is from negative to positive every time. जब भी आप बनाओगे, मैं यहां रेड पेन से बनाऊंगा, इसका डायरेक्शन मैंने बनाया मेरे बेटे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. ये ख्याल रखने वाली बात है. अब एसआई यूनिट भी तो होगा. जरा मुझे बोल बेटा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? चार्ज का क्या हो गया? कूलम. डिस्टेंस का क्या हो गया बेटा? मीटर. इट इज कूलम मीटर. सेंटीमीटर ना बोलने का भाई, कूलम मीटर बोलने का. ठीक है, तो ऐसा यूनिट इज कूलम मीटर. सही बात है. अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये डाइपोल मोमेंट हम क्यों डिफाइन करते हैं? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डाइपोल मोमेंट? ओके, द सिग्निफिकेंस इज सिंपली in chemistry, you know, you can classify the molecules as polar and non-polar molecules. हाँ, तो polar molecules क्या होते हैं? जिनका एक permanent dipole moment होगा inherently in absence of an external electric field. अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है जो एक्सटर्नल फील्ड के बगैर ही जिसका एक नेट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, उसको हम पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं. जैसे कि वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल. एंड व्हाट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल? नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जिगर जिसका नेट डाइपोल मोमेंट इनहेरेंटली है ही नहीं, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड वट एवर केमिस्ट्री इट हैज, शेप वगैरह. ओके, सो जिस मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट होता ही नहीं है उसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं, और जिसका एक नेट डाइपोल मोमेंट होता है इनहेरेंटली इन एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं. आई होप मैंने ये सही बोला. आई मीन टू से पोलर नॉन पोलर सीक्वेंस में. ठीक है, कभी कभी सीक्वेंस हमारा उल्टा सीधा हो जाता है. दिस इज समथिंग विच यू नो. सो दिस इज अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. अच्छा, अब जिगर 5 मार्क का सवाल, एक और 5 मार्क का क्वेश्चन. एक्सप्रेशन फॉर एक्सियल फील्ड ड्यू टू डाइपोल. वो क्या होता है? हमें समझ नहीं आया, हमें रोना है यार. वो क्या होता है? देखो वो क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं. मगर मेरे को जिगर डब्बा बनाना पड़ेगा थोड़ा सा बड़ा. मगर मेरे को बेटा डब्बा बनाना पड़ेगा थोड़ा सा बड़ा. अब ये बड़ा कैसे बनेगा? इसको हटा देते हैं, एक नया डब्बा बनाते हैं बेटा, क्योंकि डब्बों की हमारे पास कमी नहीं है. इस दुनिया में बहुत सारे डब्बे हैं बेटा. अच्छा, चलो हम एक्शन लाइन बनाते हैं. एज्यूम दैट दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल एंड 2a is the separation between the charges. ठीक बेटा, तो जिस स्ट्रेट लाइन पे डाइपोल रहता है उस स्ट्रेट लाइन को हम एक्सियल लाइन कहते हैं. आप देखो ये जो हमारा लाइन है इसी पे 2 चार्जेस है ना बेटा, तो मैं इस लाइन को क्या बोलूंगा? एक्सियल लाइन. अच्छा, तो मेरे को एक्सियल पॉइंट, ये कोई एक्सियल पॉइंट है, यहां पर नेट फील्ड निकालना है जो इस डाइपोल ने बनाया. तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? एग्जामिनर के दिमाग में क्या डाल दूंगा भैया? अरे भैया, एग्जामिनर के दिमाग में डालना पड़ेगा कि हम यूज कर रहे हैं एस
एसपीपी। एसपीपी क्या होता है? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगा करके ही यहां पे आप फील्ड निकाल सकते हो। ये पॉइंट जरूर लिखना, अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन प्रिंसिपल वी विल डिराइव इट। ओके, अच्छा कैसे? सबसे पहले दो फील्ड्स को बनाना पड़ेगा। देखो, पॉजिटिव चार्ज अपना फील्ड बनाएगा और सबको बताए पॉजिटिव चार्ज का फील्ड रहता है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड बनाओगे किसी पॉइंट पे तो पॉजिटिव चार्ज से दूर जाओगे, सही बात। और नेगेटिव चार्ज का यहां पे फील्ड बनेगा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ये डायग्राम जाएगी एग्जाम में जिगर। नेगेटिव चार्ज का फील्ड जाएगा टुवर्ड्स द चार्ज, समझ रहे हो? अच्छा, ये एक्चुअल पॉइंट को मैं नाम रखूंगा ए, और मैं मान के चलूंगा जो एक्चुअल पॉइंट है मिड पॉइंट से कितनी दूरी पे है, लेट अस सपोज स्मॉल आर दूरी पे। दिस इज द डायग्राम, इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। ये एक नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डायग्राम आप बनाओगे। मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं यार, डिटेल में पढ़ा रहा हूं मैं, ताकि आपको नंबर मिले फुल। अच्छा, तो क्या करोगा? ये डायग्राम बनाऊंगा पहले, सही बात है। नाउ यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट मॉड ऑफ ई पॉजिटिव कितना होगा। मॉड ऑफ ई पॉजिटिव कितना होगा? ये जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड बना पॉइंट ए पे कितना है, ठीक। मॉड ऑफ ई पॉजिटिव इज इक्वल टू बेटा के मॉड ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई, जरा मुझे बताओ बेटा, पॉइंट ए और प्लस क्यू के बीच की दूरी कितनी है? आर माइनस ए। बहुत बढ़िया, तो यहां लिखेंगे हम आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आवर मॉड ऑफ ई पॉजिटिव। सिमिलरली व्हाट इज मॉड ऑफ ई नेगेटिव? नेगेटिव चार्ज ने कितना फील्ड बनाया जिगर? के मॉड ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई, जरा ए और माइनस क्यू के बीच की दूरी कितनी है? आर प्लस ए। शाबाश, इट इज आर प्लस ए का होल स्क्वायर। दिस और इक्वेशन नंबर 1, दिस और इक्वेशन नंबर 2, सही बात है। नाउ यूजिंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल we are going to write down the net field. Okay, the net axial field is equal to vector sum E positive vector plus E negative vector. Superposition principle क्या कहता है? Net field at a point is the vector sum of all the fields. मतलब net field is E vector E plus vector plus E negative vector, है ना? तो इसका मतलब हुआ बेटा the magnitude of the net axial field, ए मतलब एक्चुअल फील्ड, इज इक्वल टू, अब जब मैं इनका नेट निकालूंगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनके मैग्नीट्यूड्स माइनस होंगे, सबको पता है बेटा। दिस इज ई पॉजिटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस ई नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सही बात है। अच्छा, चलो करते हैं थोड़ा सा और प्रैक्टिस। यहां पे इसको आगे लेना पड़ेगा बेटा। आई विल डिवाइड द डायग्राम में घुसना पड़ेगा अब, शाबाश। तो मॉड ऑफ ई ए आई एम गोइंग टू राइट एज व्हाट इज मॉड ऑफ ई पॉजिटिव? शाबाश, इट इज के क्यू बाई आगे आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर? ओके, इसका मतलब मॉड ऑफ ई ए इज इक्वल टू के, क्यों निकलेगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा बेटा? अंदर बचेगा 1 बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, सही बात। अच्छा, अब और आगे लेना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिलहाल, फिर मैं आगे जाता हूं। इसको हटाना पड़ेगा, छोटा करो और हटा दो। बहुत बढ़िया, चलो आगे लेते हैं बेटा अपनी डेरिवेशन को। मॉड ऑफ ई ए एक्सियल फील्ड इज इक्वल टू के क्यों बाहर, के क्या है? के 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। शाबाश, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए
का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। सही बात। नर्सरी का मैथ, मॉड ऑफ ई ए इज इक्वल टू मजदूरी के क्यू मल्टीप्लाई बाय अजाब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मोदी फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस ए स्क्वायर प्लस, शाबाश, बट बाहर माइनस है तो अच्छा माइनस करते हैं, नर्सरी का मैथ फेल, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आगे बोलो माइनस 2ra तो उसको बनेगा प्लस 2ra होल डिवाइडेड बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कहां से आया बेटा? होल स्क्वायर कहां से आया? अगर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर उसका होल स्क्वायर आएगा ना। सही बात है ना? थोड़ी ना है ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, दैट इज द रीजन यहां पे होल स्क्वायर आता है। इतना तो आपको आता होगा जिगर। मॉड ऑफ ई ए इज इक्वल टू के क्यू, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को खाया, ए स्क्वायर ने ए स्क्वायर को खाया, 2ra प्लस 2ra गिव्स 4ra। क्या बात, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एडिटर भाई वीडियो चल रहा है क्या? ना मेहनती के भेज आए। इसको हम थोड़ा नाटक करके लिखेंगे। आप ई ए एक्चुअल फील्ड का मैग्नीट्यूड इज 4 की जगह 2k 2 2 4 2k, फिर क्यू इंटू 2a मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया भाई? 2 2 4 के क्यू आर ए आर, ठीक तो है, बस रीअरेंज करके लिखा। सही बात। इसको हम कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में? वी कैन राइट मॉड ऑफ ई ए इज इक्वल टू 2k चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस विद द चार्जेस। ये वाला पार्ट देख ले जिगर, इस पे फोकस कर, आंखें बड़ी कर इधर। चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस विद द चार्जेस, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायपोल मोमेंट, मॉड ऑफ p इंटू r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। फोन बेटे बंद हो जा, पहले वीडियो देखना पड़ेगा, वीडियो चल रहा है कि नहीं। वीडियो चल रहा है बेटा, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। 5 मार्क्स लेने हैं बेटा, आसान काम थोड़ी ना है, इतना काम तो करना पड़ेगा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्चुअल फील्ड एट अ पॉइंट। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्चुअल फील्ड एट अ पॉइंट, 2kpr डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ये k क्या है, आप बोलोगे सर k जो है इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यू नो व्हाट इज k, ओके ओके। नाउ स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है भाई? स्पेशल केस क्या है? अगर आपका डाइपोल छोटा है, इफ द डाइपोल इज शॉर्ट, इफ द डाइपोल इज शॉर्ट, डाइपोल कैसे शॉर्ट हो गया भैया? असल में डाइपोल छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट, एक्चुअल पॉइंट डाइपोल से बहुत ज्यादा दूरी पे है, यानी कि ये जो आर है ये बहुत ज्यादा है कंपेयर टू ए, अगर ऐसा कंडीशन है, इस कंडीशन को, मैथमेटिकल कंडीशन को हम बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल। सही बात है। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए हम क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ एक्चुअल फील्ड इज इक्वल टू बेटा 2k मॉड ऑफ p r डिवाइडेड बाई
ये ए स्क्वायर नेगलेक्ट होगा क्योंकि आर बहुत बड़ा है, ए बहुत छोटा है, तो यहां बनेगा जिगर आर पावर 4। तो शॉर्ट में हम इसी चीज को लिख सकते हैं ना, क्या, मॉड ऑफ एक्शियल फील्ड इज इक्वल टू 2k मॉड ऑफ पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये देख 5 मार्क्स हमने कमाए, 5 मार्क्स हमने कमाए, है ना। पास होना थोड़ी ना बेटा इतना आसान होता है। आपको क्या लगता है जब आप पास होते हो तो आपकी मौसी, मामा, चाचा, चाचू क्यों मुबारकस आते हैं, गिफ्ट्स लाते हैं आपके लिए? किसी को जो अंगूठी लाई, किसी को ईयररिंग लाया, वगैरह वगैरह वगैरह, वो इसीलिए लाते हैं, बहुत मेहनत का काम है बेटा, सही बात। तो एक्शियल फील्ड जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का क्यूब। ऑब्जेक्टिव आएगा, एडिटर साहब वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा? ऑब्जेक्टिव आएगा जिगर, ऑब्जेक्टिव आएगा। शॉर्ट डाइपोल के लिए एक्शियल फील्ड और डिस्टेंस के बीच में क्या डिपेंडेंस है बेटा? इनवर्स डिपेंडेंट है, लेकिन इनवर्स स्क्वायर नहीं है बेटा, इनवर्स क्यूब है। 3 इज इंपॉर्टेंट हियर, सही बात। ओके, तो दिस विल कम एज अ सेपरेट ऑब्जेक्टिव। नाउ अगेन हम इसको फिर से थोड़ा सा छोटा करके हटा देते हैं, और क्योंकि हमें एक और बात करनी है, वो बात होगी जिगर डायरेक्शन की। ये छोटा होके हट गया भाई, हट जा भाई, अरे हट जा, अरे हट जा भाई, हट जा भाई, हट जा, जाओ जाओ बेटा, जाओ 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 बेटा जाओ। अच्छा, नाउ what is the direction of the axial field? This is very important बेटा। ऑब्जेक्टिव भी यहां से निकाल देंगे हम। डायरेक्शन ऑफ एक्शियल फील्ड, ओके, डायरेक्शन ऑफ एक्शियल फील्ड क्या है ये भी बताते हैं। ई पॉजिटिव गायब हुआ है, इसको वापस से डाल दो इधर। देख जिगर, यहां इस पॉइंट पे कौन सा फील्ड ज्यादा होगा? मेरे को लगता है कि ये पॉइंट ए प्लस क्यू के नजदीक है, तो ई पॉजिटिव ज्यादा होगा कंपेयर टू ई नेगेटिव। मतलब जब आप इनको रिजल्टेंट करोगे, अगर ये बराबर बराबर होते तो 0, अगर ई पॉजिटिव ज्यादा है, ई पॉजिटिव अगर ज्यादा है तो नेट फील्ड का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ ई पॉजिटिव होगा। दिस इज द एक्शियल फील्ड का डायरेक्शन। अच्छा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बनाते हैं यहां पे। येलो 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 डर्टी फेलो, ये देखो, ये है बेटा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अभी डाइपोल मोमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट, एक्शियल फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट, दोनों टुवर्ड्स लेफ्ट। इसका मतलब हुआ जो एक्शियल फील्ड होता है जिगर, वो पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट होता है। बहुत बढ़िया, ये ऑब्जेक्टिव भी पूछते रहते हैं ये लोग। एक्शियल फील्ड इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये लास्ट में लिखना पड़ेगा आपको नोट में। Or I can say the angle between the axial field and the dipole moment is 0 degree. Parallel है तो एंगल 0 बनाएंगे बेटा। The angle between the axial field and the dipole moment is 0 degree. Congratulations, हमने बेटा 5 नंबर उड़ा दिए। ये 5 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। Derive an expression for axial field due to a dipole. Clear, clear, clear. आगे बढ़ते हैं भाई। नाउ इक्वेटोरियल फील्ड भी बता दे। एक और बात, बहुत ज्यादा, एक और बार बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। इक्वेटोरियल फील्ड भी बता दो, इसका भी 5 मार्क ले लो हमसे, इसका भी 5 मार्क ले लो, इसका भी 5 मार्क ले लो। तो सबसे पहले डायग्राम बना लो बेटे, नीट एंड क्लीन डायग्राम, क्लियर डायग्राम, बड़ा डब्बा। ओके, और बेटा आप लोगों के लिए हमने कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला छोड़ दिया है। आपके अंदर जितनी भी भड़ास है, जितना भी गुस्सा है कोचिंग सेंटर्स को लेके, लगा दे बेटा, आग लगा दे कमेंट सेक्शन में। ऐसे कमेंट कर बेटा, 2 साल के बाद जो तू खुद पढ़ेगा, तुझे खुद शर्म आनी चाहिए कि मैंने क्या लिखा था। कोई बात नहीं, लिखते रहो जिगर,
अच्छा, तो हम बनाते हैं डाइपोल, प्यारा सा डाइपोल। प्लस क्यों, वाह वाह, माइनस क्यों, वाह वाह, प्लस क्यों, वाह वाह, मिड पॉइंट, वाह वाह, प्लस क्यू से लेके माइनस क्यू तक दूरी कितनी, प्लस क्यू से लेके, अरे यार, मिड पॉइंट से लेके प्लस क्यू तक दूरी कितनी, ये दूरी ए, ये दूरी ए। क्या बात, क्या बात, क्या बात, ये क्या भाई, ये क्या भाई, इक्वेटोरियल लाइन, क्या बात, क्या बात, ये क्या भाई, इक्वेटोरियल पॉइंट, क्या बात, क्या बात। इक्वेटोरियल पॉइंट पे जरा फील्ड बनाओ। अच्छा, प्लस क्यू का फील्ड बनेगा, प्लस क्यू का फील्ड कहां बनेगा, माइनस क्यू का फील्ड कहां बनेगा। प्लस क्यू का फील्ड ये तीर, तीर, ई पॉजिटिव, सीधा तीर बनाओ, मगर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज एंड द पॉइंट बनाओ। सही बात है। अच्छा, माइनस क्यू का फील्ड कहां बनेगा बेटा, ये तीर, तीर, ई नेगेटिव बनाओ, दो तीर बनाओ, एक तीर पॉजिटिव चार्ज से दूर जाना चाहिए, एक तीर नेगेटिव चार्ज में घुसना चाहिए बेटा, बस यही दो तीर की कहानी है। अच्छा, फिर एक लाइन भी बना दो, क्यों, क्यों, ऐसे ही बना दो बेटा, बना दो। ये दूरी रखो जिगर आर, ये डायग्राम को बेटा नोट करेंगे। उन बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूं जो मेरी तरह बेटा सिर्फ एग्जाम में ही पढ़ते हैं। जिन लोगों ने पढ़ा है वो फास्ट फॉरवर्ड पे देख लो, जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, जिनको लगता है कि हम फेल होने जा रहे हैं, वो ये वीडियो ध्यान से देखो। इट इज फॉर दोज वीडियो स्टूडेंट्स हु आर जीनियसेस, कंप्लीट जीनियसेस। ये उन बच्चों के लिए वीडियो है बेटा जो लास्ट में पढ़ते हैं और कमाल करके दिखाते हैं, नंबर लाते हैं सबसे ज्यादा, सब परेशान होते हैं, सुल्ला परेशान, गुल्ला परेशान। हमारा बेटा तो फेल होने वाला था, ये पास कैसे हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो है पास होने का मजा कब है बेटा, बताओ, पास होने का मजा कब है? जब दुनिया को लगे तू फेल होने जा रहा है, तब तू पास होके दिखाएगा ना, वो पास होने का मजा कुछ अलग होता है। जब पूरी दुनिया बोलेगी यार टॉप करेगा, टॉप करेगा, फिर तूने टॉप किया तो क्या मजा। मजा तो तब आता है जब लोगों को लगता है बिलाल फेल होगा, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो बिलाल पास होता है। उस पास होने का मजा कुछ अलग है, ठीक। अच्छा, तो ये एंगल हो गया अपना थीटा, ये एंगल भी हो गया अपना थीटा, क्यों, मर्जी मेरी। अच्छा, मुझे बोलेगा तू ये ई पॉजिटिव कितना है, आप बकवास के बगैर, शाबाश। ये हो गया ए, ये हो गया आर, ये दूरी, ये होगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये मुझे कैसे पता चला, पाइथागोरस थ्योरम। ये दूरी नेगेटिव और पॉइंट के बीच में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्लियर है। तो ई पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड बोल जरा, के मॉड ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय है दूरी क्या, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों, अरे बेटा फील्ड होता है ना के क्यू बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहां डिस्टेंस ये है ना, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को स्क्वायर करना है, डिस्टेंस को स्क्वायर करना है, सही बात। हाँ, इतना तो तेरे को आता है यार, इतना भी दापकार नहीं है तू। मॉड ऑफ ई नेगेटिव, ई नेगेटिव, व्हाट इज ई नेगेटिव, फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, ओके, इज इक्वल टू के mod of q divided by under root of r square plus a square का whole square। क्या आपको ये दोनों एक जैसे लग रहे, ई पॉजिटिव ई नेगेटिव? हाँ, एक जैसे तो है। जितना फील्ड ई, जितना फील्ड प्लस क्यू ने बनाया, उतना ही फील्ड माइनस क्यू ने बनाया, ठीक है ना बेटा। तो उसका भी हो गया के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका भी हो गया के क्यू बाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या बात है, क्या बात है। इक्वेशन नंबर सेकेंड, now again using
यूजिंग क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, the net vector, electric field vector, which is E vector, will be given by the vector sum of E positive vector plus E negative vector. क्या बात, क्या बात। मतलब ये कि जब भी आप लोगों को किसी जगह पे नेट फील्ड निकालना होगा तो देखो पहले अलग अलग फील्ड बनाओ, तीर बनाओ, फिर तीर का नेट निकालो, रिजल्टेंट फॉर्मूला, वेक्टर एडिशन करो। सही बात है। अच्छा, जरा यहां पे जब हम वेक्टर एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा? हमें ऐसा कुछ मिलेगा, मॉड ऑफ, चलो मैं शॉर्टकट दिखाता हूं, मॉड ऑफ ई इज इक्वल टू, है ना, जितना ई पॉजिटिव है उतना ई नेगेटिव है। मतलब जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करोगे इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। Whenever we add two vectors of equal magnitude, the resultant is given by 2e cos थीटा, कितना है, थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा बाई 2। ये रिजल्टेंट फॉर्मूला है बेटा, 11th क्लास में हमने पढ़ा है वेक्टर्स में। जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हो जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है तो रिजल्टेंट इज 2 times the magnitude of 1 multiplied by cos of theta by 2। हाँ, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, लेकिन यहां एंगल बिटवीन द वेक्टर्स थीटा प्लस थीटा 2 थीटा है, इसलिए मैंने 2 थीटा बाई 2 लिखा। अगर आपको याद है अच्छी बात है, याद नहीं है रट्टे की मशीन ऑन करो, 2 कैंसल, तो इसका मतलब मॉड ऑफ इक्वेटोरियल फील्ड इज इक्वल टू 2, व्हाट इज ई हियर, व्हाट इज ई हियर, E is the electric field due to one of the two। आप इसका लिखो या इसका लिखो, एक ही बात है, इट इज K Q बाई ये अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही बात है। उसके बाद है जिगर cos थीटा। अब ये cos थीटा को थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करके करना पड़ेगा। Cos theta, if this is theta, this is also theta. Why? Vertically opposite angles. Okay, that means E is equal to, बेटे, E is equal to twice K mod of Q divided by, शाबाश शाबाश शाबाश, इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल करके यहां लिखेंगे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। Cos थीटा को आप क्या लिखोगे, ध्यान से देखो बेटा, Cos थीटा इज बेस, A base by hypotenuse, hypotenuse is under root of R square plus A square। अंडर रूट को मैं 1/2 लिखूंगा, पावर, रूट लिखो या पावर 1/2 करो। और वीडियो से रिकॉर्ड कर समझे कर, ओके। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्वेटोरियल फील्ड इज इक्वल टू 2 को जान दे यार, 2 को जान दे, के 2 क्यों ए, इसको हम लिख सकते हैं ना वापस, क्यों इंटू 2a डिवाइडेड बाय करोगे बेटा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल पावर 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2। अरे भैया कितना बड़ा डेरिवेशन है बेटा। कोई बात नहीं, 5 मार्क्स के लिए लड़ना पड़ेगा। अरे भाई 5 मार्क्स के लिए लड़ना पड़ेगा, अरे भाई 5 मार्क्स के लिए लड़ना पड़ेगा। इसको थोड़ा छोटा करेंगे यार, छोटा हो जा, भाग जा, भाग जा बेटे, ओके। हाँ जी, चलो यार, उसको थोड़ा सा लास्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे, मॉड ऑफ ई पॉजिटिव इज इक्वल टू के, शबीर शबीर शबीर, क्यों इंटू 2a, चार्ज मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, इट इज अ डाइपोल मोमेंट। तो इसको हम लिखेंगे मॉड ऑफ पी, डिवाइडेड बाय करेंगे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल पावर 3/2। ओके, दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर द इक्वेटोरियल फील्ड। द एक्सप्रेशन फॉर इक्वेटोरियल फील्ड इज KP by R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल पावर 3/2। अच्छा, अगर डाइपोल छोटा है, इफ द डाइपोल इज स्मॉल, इफ द डाइपोल इज छोटा,
छोटा, मतलब अगर R बहुत ज्यादा है A से तो फिर ये A नेग्लेक्ट होगा कंपेयर टू R, तो फिर इक्वेटोरियल फील्ड कितना बनेगा भैया, KP डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, 3/2, A गायब, ये कैंसिल, तो फिर इक्वेटोरियल फील्ड का एक्सप्रेशन बना KP/R³। ये देख, अगेन जिगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³ ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। मैंने आपको इससे पहले भी बोला कि ये जो R डिपेंडेंस है डाइपोल में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे विल आस्क दिस एज एन ऑब्जेक्टिव। डाइपोल का फील्ड चाहे एक्सियल है या इक्वेटोरियल है, शॉर्ट डाइपोल है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ R होता है, ये आप ख्याल रखोगे। ओके जिगर, चलो तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन खत्म, ठीक है। अब इसको हम हटा देते हैं। अब हम डायरेक्शन लिखेंगे लास्ट, क्योंकि लास्ट जो है, लास्ट तो डायरेक्शन ही होता है। चलो यार, इसका आपने होपफुली स्क्रीनशॉट वगैरह लिया होगा, कुछ आप साथ साथ लिख रहे होंगे। अगर नहीं भी लिख रहे होंगे कोई बात नहीं, आपको पीडीएफ्स मिलती रहती है, उसमें आप देख सकते हो। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इक्वेटोरियल फील्ड? डायरेक्शन ऑफ इक्वेटोरियल फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इक्वेटोरियल फील्ड, ओके। अच्छा, जरा इन दो का जब हम नेट निकालेंगे तो किस डायरेक्शन में निकलेगा? लाल कलर का, हाँ, अलोंग द बाइसेक्टर, अलोंग द बाइसेक्टर, दिस इज द नेट इक्वेटोरियल फील्ड। इसका और इसका नेट अलोंग द बाइसेक्टर होगा भैया। अलोंग द बाइसेक्टर क्यों होगा? क्योंकि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने पढ़ा है, whenever we add two vectors of equal magnitude, क्या वो, whenever we add two vectors of equal magnitude, the resultant vector is along the bisector. क्लियर? तो अब अगर आप कंपेयर करोगे डायपोल मोमेंट के साथ डायरेक्शन, जरा डायपोल मोमेंट बनाओ, ये माइनस क्यों, ये प्लस क्यों, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये हो गया डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये हो गया इक्वेटोरियल फील्ड का डायरेक्शन। आप देख सकते हैं बेटा, डायपोल मोमेंट इज अपोजिट टू द इक्वेटोरियल फील्ड, तो हम लिखेंगे बेटा इक्वेटोरियल फील्ड इज अपोजिट टू डायपोल मोमेंट। इसका मतलब एंगल इज 180 डिग्री। इससे पहले 0 डिग्री था, अभी 180 डिग्री हो गया। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, द एंगल बिटवीन द इक्वेटोरियल फील्ड एंड द डायपोल मोमेंट इज, द आंसर इज 180 डिग्रीज। सो दिस फिनिशेस वन मोर 5 मार्क क्वेश्चन। डायपोल भी खत्म, उसका फील्ड भी खत्म, एक्सियल फील्ड भी खत्म, इक्वेटोरियल फील्ड भी खत्म। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। थोड़ा पानी मिलेगा भाई, थोड़ा पानी मिलेगा भाई, डायग्राम बनाओ भाई। हाँ, थोड़ा सा पानी पीते हैं पहले। अच्छा, हाँ तो बेटे, अगला क्वेश्चन इज टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड ऑन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने अपने डायपोल प्यारे को बाहर के फील्ड में डाल दिया, एक्सटर्नल फील्ड में डाल दिया। चलो, येलो येलो डर्टी फैलो, फिर से देखो, ये तीर क्या बना रहा हूं मैं बेटा, ये तीर है फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा जी, ई वेक्टर। एक्सटर्नल फील्ड मतलब डायपोल का फील्ड नहीं है, ये बाहरी दुनिया से फील्ड आ रहा है, किसी और चीज का फील्ड है, ये यूनिफॉर्म है, इसमें हमें डालना है डायपोल को, ठीक है ना। डायपोल को क्या करेंगे यार, देखो इधर प्लस क्यू, इधर
माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, यही तो है डायपोल। इनको जरा ज्वाइन करो, क्लियर। ये हो गया जी मिड पॉइंट ओ, मिड पॉइंट से लेके क्यू तक ए, मिड पॉइंट से लेके माइनस क्यू तक ए, ये देख। अच्छा जी, तो ये लाल कलर, अभी ये वाला कलर यूज करेंगे। नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या जा रही जिगर? डायपोल मोमेंट जा रही बेटा, पी वेक्टर। डायग्राम बनाओ साथ में। और ये क्या बेटा? आर्बिट्री लाइन। दिस रिप्रेजेंट्स द एंगल थीटा, एंगल थीटा बिटवीन द डायपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज थीटा। बनाया आपने ये? और भी बनाओ, और भी बनाओ, दो चीजें और। अब ये प्लस क्यू को ये फील्ड पुश करेगा, फोर्स लगाएगा इस पे। एक्सटर्नल फील्ड पुल्स द चार्ज क्यू इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड हाउ मच इज द फोर्स? क्यू ई। बहुत बढ़िया। और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, कितना? क्यू ई, अपोजिट डायरेक्शन में। इस पे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगा, इस पे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। क्लियर? अच्छा जी, अब हमें क्या निकालना है? टॉर्क। अच्छा, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द डायपोल? अगर मैं बोलूं कि भैया ये डायपोल में नेट फोर्स बताओ, आप बोलोगे क्यों ई आगे, क्यों ई पीछे, कटेंगे भैया कटेंगे, तो नेट फोर्स लगेगा जीरो, कोई भी नेट फोर्स नहीं लगेगा। दूसरा, दूसरा टॉर्क लगेगा। क्यों? क्योंकि बेटा आपके पास दो फोर्सेस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल है, इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होता है, हमेशा एक सिस्टम पे टॉर्क बनाते हैं। लेट्स गिव अ स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन। मानो कि ये डायपोल है, ऊपर फोर्स आगे क्यों लगाओ, नीचे फोर्स पीछे क्यों लगाओ। देख बेटा घूमेगा, आई शाबाश घूमा, आई शाबाश घूमा, आई शाबाश घूमा, तो घूमा तो टॉर्क लगा। क्लियर? इस टॉर्क को हम बोलते हैं कपल। तो ये नेट टॉर्क कितना लगता है? कुछ भी नहीं करना होता है, दो चीजों को मल्टीप्लाई करो। क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ द फोर्स, दो में से एक फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय, ख्याल ख्याल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। बस बिटवीन द फोर्सेस। मैंने नहीं बोला जिगर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, मैंने क्या बोला? मैंने बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस इज 2a. This distance is not important while you are calculating the torque. Then which distance is important? The perpendicular distance. अच्छा जी, ये लाल कलर, ये perpendicular distance टॉर्क में आता है। अब ये कितना है बेटा? ये हो गया जी 2a, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये डिस्टेंस हो गई 2a साइन थीटा। तो बताओ बेटा नेट टॉर्क कितना आया? नेट टॉर्क आया मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द फोर्स विच इज क्यू ई। लाल कलर से लिख रहा हूं बेटा। अच्छा, magnitude of either of the force which is QE multiplied by perpendicular distance between the forces which is 2a sin theta. Okay, तो magnitude of net torque is equal to, तो Q into 2a, इसको अलग से डाल दो, Q into 2a, Q into 2a अलग से रखो, फिर E अलग से रखो, फिर sin theta अलग से रखो। तो इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड ऑफ नेट टॉर्क आता है वो आता है जिगर Q into 2a विच इज द डायपोल मोमेंट मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ये आ गया जिगर एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, मॉड ऑफ P मॉड ऑफ E साइन थीटा। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें
तो वेक्टोरियली आप इसको कैसे लिखोगे? वेक्टोरियली आप इसको कैसे लिखोगे? वेक्टोरियली द नेट टॉर्क वी कैन सिंपली राइट एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। बस कितने मार्क्स? 5 मार्क्स हो गया। बिकॉज PE sin theta can be written as P cross E. Cross product is sin. Okay? बस हो गया। This is the net torque on the dipole. Now there are special cases. There are special cases. क्या क्या? नंबर 1, अगर थीटा हुआ 0 डिग्री, हो गया मतलब है अगर थीटा 0 डिग्री हुआ, अगर बेटा डाइपोल मोमेंट P वेक्टर और एक्सटर्नल फील्ड E वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, अलाइंड सेम डायरेक्शन में, थीटा 0 तो बेटा टॉर्क भी 0, बिकॉज साइन 0 इज 0, फोर्स तो पहले से ही 0 था, तो हम बोलते हैं थीटा इक्वल टू 0। इसको हम बोलते हैं जिगर पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऑब्जेक्टिव नोट करेंगे, इट इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑब्जेक्टिव नोट करेंगे ये। तो जब डाइपोल मोमेंट और एक्सटर्नल फील्ड सेम डायरेक्शन में होते हैं, एक ही दिशा में जा रहे होते हैं, तो डाइपोल को जिंदगी में मजा आता है बेटा। तो ये रहता है स्टेबल, वो भी इक्विलिब्रियम में। क्या बात है। दूसरा, स्टेबल क्यों? बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम इन दिस केस, वो जाने देते हैं फिलहाल। सेकेंड इज, अगर थीटा होगा 180 डिग्री, 180 बोले तो डाइपोल मोमेंट जा रहा है टुवर्ड्स राइट, एक्सटर्नल फील्ड आपने रखा, एक्सटर्नल आपकी मर्जी, आपने रखा अपोजिट, तो एंगल बना 180, तो टॉर्क इन दिस केस इज अगेन 0। व्हाई? बिकॉज साइन 180 इज आल्सो 0। थीटा इक्वल टू 180 इज कॉल्ड एज द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वो हो डाइपोल मोमेंट उल्टा भाग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के, उल्टा भाग रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट भाग रहा है, डाइपोल मोमेंट राइट भाग रहा है बेटा, तो अपोजिट भाग रहा है। दैट्स द रीजन द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल, बिकॉज द पोटेंशियल एनर्जी इन दिस कॉन्फ़िगरेशन कम्स आउट टू बी मैक्सिमम लेटर ऑन। थर्ड, मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है? जब थीटा 90 डिग्री का होता है बेटा, डाइपोल मोमेंट राइटवर्ड है, आपने एक्सटर्नल फील्ड ऊपर की ओर बनाया, एक्सटर्नल आपकी मर्जी, जिस डायरेक्शन में मर्जी डाल दो, एंगल बना कितना जिगर? 90। तो इस केस में टॉर्क जो लगता है वो मैक्सिमम लगता है, कितना? मॉड ऑफ P मॉड ऑफ E, बिकॉज साइन 90 इज 1। आई होप दिस finishes everything about the torque. Okay, so one more question we have done, torque on an electric dipole placed in an external electric field. ठीक है, अब अगला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है? स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉसेस लॉ। ओके, गॉसेस लॉ क्या है और गॉसेस लॉ का एक्सप्रेशन डिराइव करना है यूजिंग कूलम्स लॉ। तो बेटा चलते हैं, करते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्या करूंगा बेटा, आई वॉन्ट टू टीच यू समथिंग अबाउट फ्लक्स। ओके, थोड़ा सा जल्दी क्विक रिवीजन। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? क्विक रिवीजन। आप मानो बेटा जी आपके पास एक सरफेस है, प्लेनर मतलब सरफेस इन द फॉर्म ऑफ शीट। इसका एरिया वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, पढ़ा होगा आपने। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है, इसके थ्रू क्रॉस कर गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये मानो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्रॉस करते करते नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया? थीटा। तो वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया एज E डॉट S वेक्टर। S वेक्टर क्या होता है बेटा? एरिया वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस एरिया वेक्टर इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये आपको पता है।
और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर मीटर, सॉरी न्यूटन पर कूलम, सॉरी, और इसका होता है एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो फ्लक्स का यूनिट हो गया फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, एंड वन मोर थिंग, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हुआ, ओवर द सरफेस नॉन यूनिफॉर्म मतलब यहां अलग है, इस एलिमेंट पे अलग है, इस एलिमेंट पे अलग फील्ड है, इस एलिमेंट पे अलग फील्ड है, इस एलिमेंट पे अलग फील्ड जा रहा है, इस एलिमेंट पे अलग फील्ड जा रहा है, हर किसी एलिमेंट में अलग अलग फील्ड जा रहा है, अलग अलग मैग्नीट्यूड, अलग अलग डायरेक्शन से, तो फिर हाउ डू वी कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस? वी हैव टू डू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। बहुत बढ़िया। So this is the flux if the field is uniform, this is the flux if field is non-uniform. Okay, now we will see one more thing जिसको हम जिगर बोलते हैं closed surface. How do you define mathematically the flux through a closed surface? तो closed surface होती क्या है? Closed surface मतलब कि any three-dimensional figure which is bound on all the sides. For example, a ball, it is a closed surface. For example, a cube, it is a closed surface. ठीक है ना? अच्छा, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस तो वी से फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। हाँ, तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं हम, पता होगा आपको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज रिटन एज ऐसे E डॉट ds, यहां पे गोल मार के, गोल का मतलब है कि इट इज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds ऑन अ क्लोज्ड सरफेस। ठीक है ना? सो दिस इज फ्लक्स इफ द फील्ड इज यूनिफॉर्म, ये फ्लक्स है अगर फील्ड वेरी कर रहा है, एंड दिस इज द फ्लक्स अगर आपका सरफेस क्लोज्ड है। तो ये दो तीन चीजें हैं छोटी छोटी, ये आपको पता होनी चाहिए, समझ रहे हो? सो दिस इक्वेशन एक्चुअली, दिस इक्वेशन डिफाइंस द फ्लक्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, एंड दिस डिफाइंस द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। ये एक इंट्रोडक्शन है छोटा सा, क्लियर? अच्छा, तो पहली चीज, व्हाट इज गॉसेस लॉ? सबसे पहली चीज बेटा, गॉसेस लॉ के बारे में आप याद रखोगे कि जो गॉसेस लॉ होता है, इट इज एप्लीकेबल, गॉसेस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू क्लोज्ड सरफेसेस। बहुत डिटेल में इसको करना पड़ेगा, 5 मार्क क्वेश्चन आता है ये। तो बेटा चलते हैं अपने गॉसेस लॉ पे, जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था। तो इससे पहले मैं क्या पढ़ा रहा था, मैं थोड़ा सा आपको फ्लक्स बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उसको लिखना नहीं है एग्जाम में। जब गॉसेस लॉ पूछेंगे तो यू डोंट हैव टू राइट व्हाट इज फ्लक्स, वो मैं जनरली आपको बता रहा था क्योंकि गॉसेस लॉ में काम आएगा। ठीक है, तो बेटा जी गॉसेस लॉ के बारे में जो सबसे पहली बात आप याद रखोगे, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू क्लोज्ड सरफेसेस। बहुत ही बढ़िया। तो गॉसेस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू द क्लोज्ड सरफेसेस। गॉसेस लॉ क्या कहता है बेटा? गॉसेस लॉ कहता है अगर आप लोगों के पास कोई भी किसी भी शेप का क्लोज्ड सरफेस है, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे क्यूबिकल हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो, कोई भी, बस क्लोज होना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक बेटा, एंड लेट अस सपोज द क्लोज्ड सरफेस has some charges within it, let's suppose Q1, Q2 are within the surface, and some charges outside it, let's suppose Q3 and Q4 are outside the closed surface. ठीक बेटा? तो गॉसेस लॉ कहता है अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो हाउ मच इज द फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस, तो भैया टेंशन नहीं लेना है, कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, मैथ में मत दिमाग खराब करो, मेरी बात मान लो। गॉस भाई साहब ने कहा कि बेटा फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज जस्ट इक्वल टू टोटल एनक्लोज्ड चार्ज। हाउ मच इज द टोटल एनक्लोज्ड चार्ज हियर? Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, बस खत्म, है ना? तो एक्चुअली जो गॉसेस लॉ है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक दैट सेव्स अस फ्रॉम द इंटीग्रेशन। हमें तो बेटा प्लस माइनस में मसला होता है अभी भी,
हमें तो डिवाइड करना नहीं आता है ना, तो हम इंटीग्रेशन कहां से करेंगे? तो हम जैसे गरीबों के लिए गॉस भाई साहब आया और बोला बेटा घबराओ मत, इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, जस्ट गो इनसाइड द सरफेस और गिनो कि अंदर कितने चार्जेस हैं, टोटल कितना चार्ज है अंदर, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दो, दैट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। ठीक, आप बोलोगे सर ये जो यहां पे Q2 है, Q3 है, ये क्या कर रहा है? सर ये जो यहां पे Q4 है, ये क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं, दे डू नथिंग। ओके, ये जो बाहर है चार्जेस, the Q3 and Q4, they are outside the closed surface, they are not able to create any flux। तो जो चार्जेस क्लोजर सरफेस के बाहर रहते हैं बेटा, वो क्लोजर सरफेस के थ्रू कोई भी फ्लक्स नहीं बना पाते हैं। मोटा मोटा गॉसेस लॉ यही है। ठीक, तो मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा? आप व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ? बहुत बढ़िया, गॉसेस लॉ कहता है द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू total charge enclosed within the surface divided by permittivity of free space. This expression, this famous expression is called as Gauss's law. Clear? कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा बेटा, कुछ पंचेस बोलूंगा, जो आप लिखोगे तो आपको मार्क्स थोड़े से ज्यादा मिलेंगे। क्या? नंबर 1, the Gauss's law is independent of the shape of the closed surface. It is applicable to any shape. This is point number 1. Point number 2, Gauss's equation जो है, equation 1 जिसको मैंने बोला, it is independent of the position of the charges within the surface। मतलब ये, अगर Q1 को मैं यहां से हटा करके यहां पे डाल दूं, Q2 को मैं यहां से हटा करके यहां पे डाल दूं, फिर बोलूं व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, आप बोलोगे अगेन इट इज Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्जेस अंदर कहां है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक बेटा, सो दिस फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस कैन बी मैथमेटिकली रिटन एज इन द इंटीग्रल फॉर्म। यू नो, अभी पिछली स्लाइड पे मैंने आपको बोला, इसको हम ऐसे लिखते हैं, सांप बनाओ, सांप में गोल डाल दो, मल्टीप्लाई बाय कर दो, E डॉट डी एस इज इक्वल टू एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप बोलोगे सर ये भला कहां से आ गई? सर ये भला कहां से आ गई? मैं बोलूंगा भैया ये यहां से आ गई। स्लाइड गायब। अभी तो मैं पिछली स्लाइड पे बोल रहा था, यू कैन जस्ट रिवाइंड, पिछली स्लाइड पे मैं बोल रहा था मैथमेटिकली द फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस इज रिटन लाइक दैट, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, समझ रहे हो, इज इक्वल टू एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको एग्जाम में लिखना है, ये जो E है, E क्या है बेटे? ई क्या है? ये इस पे नोट लिखना पड़ेगा अलग से। दिस E इज द नेट फील्ड एनीवेयर ऑन द सरफेस। यहां का, यहां का, यहां का, यहां का, यहां का, कहीं का भी नेट फील्ड E होता है। बट यस, द पॉइंट शुड लाई ऑन द सरफेस। समझ लो? अब आप बोलोगे सर आप बोल रहे हो नेट फील्ड, सर नेट फील्ड तो हम निकालते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। सर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है अगर किसी जगह पे आपको नेट फील्ड निकालना है तो जितने भी फील्ड है उनको बना करके वेक्टोरियली ऐड करो। सर लेकिन यहां 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 कहीं पर भी चार फील्ड होंगे ना सर। Q1 का फील्ड होगा E1, Q2 का फील्ड होगा मान के चलो E2, Q3 का फील्ड होगा मान के चलो E3, Q4 का फील्ड होगा मान के चलो E4। सर यहां तो 4 फील्ड होंगे ना, तो हमें क्या चारों के चारों का नेट बताना है? हां, जब मैंने E को नेट फील्ड बोला तो नेट फील्ड कहां देखता है कि चार्ज अंदर है या बाहर है? समझ रहे हो? तो जो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बेटा दिस E इज द नेट फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस वेदर दे आर विद इन द सरफेस और आउटसाइड द सरफेस। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो E किसका? जिगर E किसका? E सबका, चाहे अंदर है या बाहर है। जिगर
क्यों एनक्लोज किसका? क्यों एनक्लोज इज ओनली द चार्ज विच इज विद इन द सरफेस। समझ रहे हो? तो इस इक्वेशन में दो पार्ट्स हैं, ई सबका, क्यों एनक्लोज्ड ओनली दैट टोटल चार्ज विच लाइज विद इन द सरफेस। तो दिस इज आवर गॉसेस लॉ और गॉसेस थ्योरम। इसको मैं नाम रखूंगा जिगर इक्वेशन नंबर 2। तो समझ गया आप गॉसेस लॉ क्या है? हाँ जी। अब दूसरा चीज, इसको प्रूव भी करना पड़ेगा क्योंकि प्रूफ के मार्क्स मिलेंगे आपको, है ना। नाउ वी विल प्रूव दिस। प्रूफ करेंगे मगर यूज करेंगे जिगर कूलम्स लॉ। वहां पे लिखा होगा प्रूव गॉसेस लॉ यूजिंग कूलम्स लॉ। तो सबसे पहले डायग्राम शुड बी नीट एंड क्लीन। बाद में आप गाना भी लिखोगे चलेगा, बट डायग्राम शुड बी नीट एंड क्लीन। तो मेरे साथ अब सब प्रूफ का डायग्राम बनाओगे। सबसे पहले आप बनाओगे एक स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल, सर्कुलर नहीं है जिगर, ये स्फेरिकल है, क्लोज सरफेस है, ठीक। इसके बराबर 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 सेंटर में आप रखोगे चार्ज क्यू। इस स्फीयर का आप रेडियस रखोगे जिगर स्मॉल आर। अब यहां पे आप दो सवाल पूछ सकते हो, सर आपने अभी बोला कि गॉसेस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एनी शेप, तो आप स्फीयर क्यों बना रहे हो? दूसरा सवाल, सर आपने बोला कि गॉसेस लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट वेयर द चार्ज लाइज, सर आप सेंटर पे क्यों रख रहे हो? समझ रहे हो आप? तो ये दोनों जगह पे मैं थोड़ी सी चालाकी कर रहा हूं। मैं स्फेरिकल इसलिए ले रहा हूं और चार्ज सेंटर पे इसलिए ले रहा हूं ताकि मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए, क्योंकि सबको पता है कश्मीरी लोग मैथ में फेल है, हम सब, हमें मैथ तो आता नहीं है। इसलिए टू रिड्यूस द मैथमेटिकल बर्डन फ्रॉम योर शोल्डर्स, समझ में आ रहा है, मैं एक स्पेशल डेरिवेशन कर रहा हूं ताकि हमारा मैथ थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। क्लियर? अच्छा, अब बेटे यहां पर मैंने सिलेक्ट किया एक छोटा सा पैच जिसको मैं बोलता हूं सरफेस एलिमेंट। इस सरफेस एलिमेंट का ये तो नॉर्मल हो गया, तीर 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 मतलब डायरेक्शन। समझ रहे हो? किसका डायरेक्शन? यहां वाले पैच का, एरिया वेक्टर का, फील्ड का नहीं। दूसरा तीर मैं बना रहा हूं पिंकी वाला तीर रिप्रेजेंट कर रहा है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लस क्यू। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड अवे होता है ना जिगर, तो अलोंग द रेडियस फील्ड भी बना, नॉर्मल भी बना, ठीक। तो सरफेस एलिमेंट में रखूंगा जिगर ds। अच्छा, तो अगर मैं यहां पे लिखूं बेटा, आप बोलोगे सर कोई और पैच भी बनाइए, चलो कोई बात नहीं, यहां पर एक और पैच बनाते, पिंकी पैच का ये बन गया जिगर नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल। ओके बेटा, फिर बनेगा चार्ज क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द रेडियस अवे, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? ए वेक्टर। क्लियर? आप कहीं पर भी बनाओगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पैच का जो नॉर्मल है सेम डायरेक्शन में आएगा। इसका मतलब आई विल राइट डाउन हियर थीटा इज 0 डिग्रीज एवरीवेयर, थीटा इज 0 डिग्रीज। ओके, नाउ लेट मी प्रूव द गॉसेस लॉ। हम लिखेंगे बेटा छोटा सा फ्लक्स, मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा विजिबल हो, व्हाइट कलर। छोटा सा फ्लक्स डी फाई। मैंने स्टार्ट किया छोटे से फ्लक्स से, क्यों? क्योंकि बेटा छोटे से पैच के थ्रू जो फ्लक्स बनेगा वो छोटा सा ही फ्लक्स होगा ना। क्लियर? तो डी फाई छोटा सा फ्लक्स इज इक्वल टू, मैथमेटिकली क्या लिखेंगे बेटा? ई डॉट डी एस। मैथमेटिकली डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, पहला स्टेप। और आई विल राइट डाउन डी फाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई मॉड ऑफ डी एस कॉस 0 क्यों? क्योंकि अभी मैंने बोला जिगर थीटा इज 0, तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है तो कॉस 0 हो गया। इसका मतलब हुआ जिगर स्मॉल फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू हाउ मच इज दिस ई, how much is electric field here or here or here or here or here, anywhere the electric field magnitude is same, that is k mod of q divided by r square ds. Why? Cos 0 is 1.
ओके बेटा, दिस इज डी फाई। अगर मेरे को फ्लक्स पूरे सरफेस के थ्रू निकालना है तो मैं इस डी फाई को इंटीग्रेट करूंगा, है ना। तो क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, शाबाश, ई डॉट डी एस। मगर ये इंटीग्रेशन में कर रहा हूं जिगर पूरी की पूरी सरफेस पे। अरे डी फाई है ना ई डॉट डी एस, तो जो इंटीग्रल ऑफ डी फाई करोगे तो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस लिखना पड़ेगा ना। तो किसके बराबर आएगा जिगर ये, शाबाश शाबाश, डी फाई इज के, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज के क्यू बाय आर स्क्वायर डी एस। बहुत बढ़िया। तो डी फाई इट इज इक्वल टू फाई, इंटीग्रल ऑफ डी फाई इज फाई, कट गया, इंटीग्रल ऑफ डी फाई इज फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, शाबाश, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू जिगर के कांस्टेंट है बाहर आएगा इंटीग्रल से, क्यू कांस्टेंट है बाहर आएगा इंटीग्रल से, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बी कांस्टेंट है बाहर आएगा, इंटीग्रल ऑफ डीएस, इंटीग्रल ऑफ डीएस। जब ये छोटे छोटे पैचेस को इंटीग्रेट करोगे तो पूरा स्फीयर का एरिया मिलेगा विच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। इसका मतलब हुआ द फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस इज गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस विच इज इक्वल टू के की जगह लिखेंगे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्यू, फिर 4 पाई आर स्क्वायर, फिर डिवाइडेड बाई अपना आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर गया। तो हमारा जो फ्लक्स हमें मिला लास्ट में बेटा, लास्ट में यहां पर हम एक कनेक्टिंग लिंक बनाएंगे बेटा, डब्बा डब्बा। तो जो फ्लक्स मिला, फ्लक्स इज इक्वल टू, शाबाश, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज क्यू? चार्ज एनक्लोज्ड बाय द स्फीयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज फ्लक्स। यही तो है गॉसेस लॉ। सही बात है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं the total flux through any closed surface is equal to the enclosed charge divided by epsilon naught। तो आपने बेटा कमाए, बहुत ही ब्यूटीफुली आपने कमाए 5 मार्क्स। ये है गॉसेस लॉ का प्रूफ यूजिंग कूलम्स लॉ, बट वी डिड अ सिमेट्रिक केस। ओके, तो गॉसेस लॉ का अगर मैं आपको बताऊं बेटा, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, याद रखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये लिखना पड़ेगा। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मैं बता रहा हूं जिगर। गॉसेस लॉ का ओरिजिनली जो काम है ना, इससे करते क्या है? गॉसेस लॉ का काम है जिगर टू फाइंड क्या? टू फाइंड व्हाट? फील्ड और फ्लक्स। इसका काम है टू फाइंड फ्लक्स, नॉट द फील्ड। दिमाग में रखो जिगर, गॉसेस लॉ इज ओरिजिनली यूज्ड टू फाइंड द फ्लक्स। कहां से? थ्रू क्लोज्ड सरफेसेस ओनली। हाँ, ये बात, प्लेनर सरफेसेस से नहीं, ना ना ना, ओनली थ्रू द क्लोज्ड सरफेसेस। ये इसका ओरिजिनल काम है। तो अगर आप गॉसेस लॉ को फ्लक्स निकालने के लिए यूज कर रहे हो, आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो। सो इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर टू फाइंड द फ्लक्स। ऑब्वियसली टू फाइंड द फ्लक्स इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। माइक गिर गई, आवाज चेक करना भाई। हाँ जी। मगर जो हम लोग हैं ना, हम लोग इंसान क्या करते हैं? वो गॉसेस लॉ को यूज करते हैं टू फाइंड व्हाट? टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो। इसको ओरिजिनली दिया था टू फाइंड द फ्लक्स, बट वी यूज इट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो। समझ रहे हो आप?
मगर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे सिर्फ उन केसेस में निकलता है जो केसेस होंगे सिमेट्रिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लिखोगे वहां पे एग्जाम में। इट इज एन एक्स्ट्रा पंच फॉर द एग्जामिनर। अगर आप इसको हाईलाइट करके लिखोगे तो एग्जामिनर बहुत खुश होगा। सिर्फ आपको क्या करना है, एक ब्यूटीफुल डायग्राम बनाना है, एक दो पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं, बस यू विल गेट फुल मार्क्स। तो Gauss's law to find the flux is applicable everywhere, but Gauss's law to find the electric field is used only in the symmetric cases. Electrostatics part 1 is not complete yet, but I have to conclude this video here so that जो हमारा remaining part है इसका, जिसमें obviously Gauss's law की applications आएंगी, और जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने बोला था short answer type, very short answer type questions आएंगे, वो हम part 2 में बेटा अपलोड करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 परसों आने वाला है बेटा। आज चूंकि आप लोगों का पहला वीडियो है और बहुत सारे बच्चों को अभी लिंक नहीं गई है, तो लेट द स्टूडेंट्स ज्वाइन अस, लेट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन अस। आप भी अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनका भी ज्यादा नुकसान ना हो। दैट इज द रीजन वी आर स्टॉपिंग हियर एंड वी विल कंटिन्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 परसों यानी कि 3 जैन को, और वो वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा बेटा। टिल देन दुआओं में याद रखिए, कमेंट सेक्शन हम लोगों ने आपके लिए खुला छोड़ा है। जिसके मन में जो आता है लिखते जाओ, भड़ास निकालते जाओ, प्यार बांटते जाओ। और मेरी तरफ से बेटा आप सबको ये वाला साइन कहा गया ये वाला साइन मेरी तरफ से आप लोगों को ये वाला साइन। तो कमेंट बेटा करते रहो, दुआ में याद रखो। अस्सलाम वालेकुम।